20 जून 2013 की बात थी, जब उस रात एक मेडिकल की छात्रा अपनी यूनिवर्सिटी में के लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही होती है और उसी पढ़ाई करने के दौरान वो ये सोचती है कि किस तरीके से मैं इस सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूं और आगे चल के एक अच्छी डॉक्टर बन जाऊं। वो इसी सोच के साथ उस लाइब्रेरी में आज घुसती है और उस लाइब्रेरी में उसे पढ़ते पढ़ते ये नहीं पता चल पाता है कि देखते ही देखते रात के 11 बज जाते हैं। और जैसे ही उसकी नज़र उस घड़ी पर पड़ती है और वो देखती है कि रात के 11 बज रहे हैं, तो ये उसके लिए बेहद चौंकाने वाली बात होती है और वो तुरंत जल्दी जल्दी अपने पूरे किताबों को समेटती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। अब जैसे ही वो बाहर निकल कर आती है यूनिवर्सिटी से, तो बाहर देखती है कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक टीन टाइप के घर के पास रुक जाती है कि तभी अचानक पीछे से एक ऑटो आता है और ठीक उस लड़की को सटा कर ही वो ऑटो रोक दिया जाता है। अब जैसे ही वो ऑटो रुकता है तो वो लड़की कुछ सोच समझ नहीं पाती है। उससे पहले उसके बालों को पकड़ते हुए खींचते हुए उसे उस ऑटो में बैठा लिया जाता है और बैठाने के बाद ये मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर से उस लड़की को खींच कर लेकर के बाहर की तरफ ऑटो वाले भागते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी खौफनाक होगी कि जो कोलकाता के मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुआ था, ऐसी ही घटना एक कर्नाटक के मणिपाल यूनिवर्सिटी में हुआ था, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो देर न करते हुए दोस्तों, आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना नाम और अपने ज़िले का नाम या प्रदेश का नाम, आप कहाँ से हैं वो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देर न करते हुए सीधे हम कहानी पर आते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जब मणिपाल यूनिवर्सिटी के गार्डों के द्वारा पुलिस को लगातार फ़ोन किया जा रहा था और बार बार ये कहा जा रहा था कि जल्दी से जल्दी आइए साहब, एक मेडिकल की छात्रा को एक 3 ऑटो सवार ले करके भाग चुके हैं यहाँ से। और वो मेडिकल की छात्रा रास्ते में जाते जाते अपने बैग को वहाँ पर गिराते हुए जाती है। उसके बाद वो थोड़ी दूर जाने के बाद किताबों को गिराती है। अब इतना ही सुनना था कि वहाँ के तत्कालीन एसएचओ सचिदानंद मौके पर आते हैं और उस गार्डों से हर चीज़ जानने की कोशिश करने लगते हैं। जब पूछते हैं तो वो बताते हैं कि तकरीबन 11:10 से 15 मिनट के आसपास एक ऑटो में एक लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी और उसी दौरान वो ऑटो वाला ऑटो को तेजी से भगाकर पार करता है। क्योंकि गेट खुला हुआ था, हम लोग भी उसे दौड़ाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वो लोग उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब इतना ही सुनना था कि पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि इससे पहले निर्भया का कांड हुआ रहता है। तो पूरा देश उसी कांड को लेकर गमगीन रहता है और इधर इस तरीके की खौफनाक घटना पुलिस के ऊपर इतना मानसिक तौर से प्रेशर जनरेट करती है कि किसी तरीके से पुलिस उस लड़की को खोजने में लग जाती है। क्योंकि समस्या ये थी कि जिस रूट मैप के ओर फोर्ट ऑटो गई होती है, उधर पूरा छानबीन किया जाता है, लेकिन कहीं किसी ऑटो का कोई पता नहीं चल पाता है। क्योंकि वो ऑटो इतनी रफ्तार से निकलती है वहाँ से कि उस तक पहुँचना पुलिस के लिए जैसे लग रहा था कि नामुमकिन सा हो चुका है। अब पुलिस की लगातार टीमें उस पूरे रास्ते पर छानबीन करती हैं, लेकिन आगे जाने के बाद वो रास्ता 3 तरफ मुड़ जाता था और तीनों तरफ पुलिस वाले जाते हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं पता चलता है। अब 11:10 पर पुलिस को ये सूचना मिली थी और इधर बज चुके थे रात के 3 बजे के आसपास। जब पुलिस उन रोड पर दौड़ रही थी, उन रास्तों पर घूम रही थी, उन झाड़ियों में खोजबीन कर रही थी, उसी दौरान फिर मेडिकल कॉलेज के गेट के पास वो ऑटो आता है और इस लड़की को वहीं गिराता है और वहां से चला जाता है। अब इसकी सूचना तुरंत गार्ड ने बिना देर करते हुए फिर सचिदानंद यानी एसएचओ, उस एरिया के जो एसएचओ थे सचिदानंद, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से सूचना दिया। और जैसे ही वो लोग मौके पर पहुंचे तो लड़की की हालत
इतनी बुरी हो चुकी थी, क्योंकि उसके साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 लोगों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। बल्कि सामूहिक रूप से उसके साथ ऐसा विभत्स कांड कर दिया था, जिसके बाद वो लड़की ना उठ पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, ना बोल पा रही थी। वो किसी तौर तरीके की स्थिति में नहीं थी कि जिससे वो अपनी बातों को कह सके। अब पुलिस लगातार इस मामले पर नज़र बनाई हुई थी, और उसको मिलने के बाद तकरीबन 2 से 3 दिन बाद जब वो होश में आती है, तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करके इन मामलों को जानने की कोशिश करती है कि कौन था वो व्यक्ति, क्यों तुमको वो उठा के ले गया था, कि क्या वो तुम्हारे जानने वाला था। तो ये लड़की कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। वो ऑटो अचानक से आई, उस 3 वाले घर के सामने रुकी, और वहीं से वो लोग मेरा बाल पकड़ते हुए जबरदस्ती खींच करके वहां से लेकर चले जाते हैं। अब इतना सुनना था कि पुलिस को बात समझ में आती नहीं है, लेकिन पुलिस के लिए क्लू जो बन चुका था वो इन ऑटो ड्राइवरों की शिनाख्त करना। अब ये कर्नाटक पुलिस तत्काल एक्शन में आती है और तकरीबन 12,000 ड्राइवरों को स्क्रीनिंग के लिए बुलाती है, और सारे लोगों की स्क्रीनिंग शुरू की जाती है। लेकिन पुलिस के लिए एक जो चुनौती बन चुकी होती है, इन 12,000 ड्राइवरों में से एक ड्राइवर जो नहीं आता है, उसका नाम होता है योगेश। और योगेश पुलिस के बार बार बुलाने के बावजूद भी नहीं आता है। और जब योगेश नहीं आता है तो पुलिस को ये शक हो चुकी होती है कि कहीं ना कहीं इसमें योगेश ही शामिल है। जब पुलिस पता करना शुरू करती है तो पता चलता है कि पिछले 3 से 4 दिनों से योगेश ऑटो लेकर नहीं आ रहा है। अब इतना पुलिस के लिए क्लू काफ़ी था, लेकिन इनमें 3 व्यक्ति शामिल थे। अब पुलिस ने अपने 150 पुलिस वालों को लगातार इस काम पर रखा कि किसी भी तरीके से इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, और किसी भी कीमत पर उन दरिंदों को गिरफ्तार करना चाहिए। अब इसके बाद पुलिस की एक पूरी टीम, पूरा यूँ कहिए कि जत्था, सिर्फ एक ड्राइवर योगेश को खोजने में लगी रहती है, और बाकी ड्राइवरों से भी उस लड़की के अंदर गिरे हुए सीमन का या डीएनए सैंपल का मैच कराया जाता है कि अगर किसी से भी मैच हो जाए तो उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन वो लड़की इन 12,000 ड्राइवरों में से किसी की शिनाख्त नहीं कर पाती है, और आखिरकार पुलिस उससे स्क्रैच जब बनवाना शुरू करती है तो वो स्क्रैच योगेश से मैच करता हुआ बन जाता है। और जब स्क्रैच योगेश से मैच करता हुआ बन जाता है, तब पुलिस के लिए ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका होता है कि इस लड़की के द्वारा बताए गए स्क्रैच वाले आदमी को किसी भी कीमत पर उठाना है। और पुलिस इसमें देर भी नहीं करती है कि तभी अचानक से सच्चिदानंद जो एसएचओ होते हैं, उनके नंबर पर एक कॉल आता है, और उस कॉल में उधर से वो शख्स कहता है कि मैं योगेश बोल रहा हूँ, आप मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, उससे पहले मैं सुसाइड कर लूँगा। अब पुलिस के लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत बन चुकी होती है कि हम ढूंढ नहीं पाएंगे, उससे पहले ये सुसाइड कर लेगा, ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। अब आनन फानन में पुलिस वाले इस मामले को और गहराई से लेते हैं। तुरंत योगेश का नंबर सर्विस लांच पर लगाते हैं और ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये नंबर कहाँ से है। कि तभी देखते ही देखते योगेश पकड़ा जाता है, लेकिन वो सच में अपनी खुदकुशी करने की कोशिश में रहता है। वो पूरे प्लान को बना चुका होता है कि अब मुझे जान दे देना है। अब इसके बाद जो घटना शुरू होती है, उससे योगेश से पूछताछ किया जाता है, तो वो 2 और नामों का खुलासा करता है। वो बताता है कि जब मैं पेट्रोल पंप पर ईंधन भराने जाता हूँ, तो उस दौरान मेरे 2 और दोस्त रहते हैं जो इस घटना में शामिल भी रहते हैं, और ये बातें पुलिस को सीसीटीवी में भी दिख चुकी होती हैं कि इस आदमी के साथ 2 और लोग हैं। तो जो पहला व्यक्ति होता है उसका नाम हरीश प्रसाद होता है, और जो दूसरा व्यक्ति होता है उसका नाम आनंद होता है। और ये तीनों लोग ऑटो में बैठते हैं, तीनों शराब के नशे में रहते हैं, और उसके बाद इन्हें कुछ अटपटा करने की सूझती है, और वो ऑटो लेकर 100 रुपये का ईंधन डलाते हैं पेट्रोल पंप पर, और सीधे मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस जाते हैं। अब इस मणिपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर से उस लड़की को उठाते हैं, एक सुनसान रास्ते के जंगल में ले आते हैं, और तीनों ने अपनी हवस मिटाई।
तत्पश्चात उस लड़की को फिर उसी गेट पर योगेश ने हिलाकर छोड़ दिया और ये दोनों लोग पहले ही उतर जाते हैं। अब उसके बाद इतनी कहानी सुनने के बाद पुलिस इन 2 और आरोपियों की तलाश करती है। 2 और आरोपियों को पुलिस जल्द से जल्द पकड़ लेती है। इन दोनों में से भी एक आरोपी जिसका नाम आनंद होता है वो भी अपनी जान देने की कोशिश में था, लेकिन अब 3 लोगों की संख्या हो जाती है। बाद में पूछताछ के दौरान 2 और लोगों का नाम खुलता है, भालचंद और हरेंद्र पुजारी। इन 2 लोगों का नाम इसलिए खुलता है क्योंकि ये लोग सबूत मिटाने की कोशिश में रहते हैं। उस जगह पर जाकर बाद में उस पूरे जगह की स्क्रीनिंग कराई जाती है। ये लड़की को भी सम्मिलित किया जाता है, पता चलता है सब कुछ सही है। और इतना होने के बाद जांच में इन लोगों को दोषी पाए जाने के बाद इस घटना की महज 2 साल के अंदर यानी 15 अक्टूबर 2015 को इन 3 आरोपियों को, जिन लोगों ने उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया था, उसे आजीवन कारावास की सजा प्लस 1-1 लाख रुपए जुर्माना, बाकी 2 आरोपियों को जो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे, बालेंद्र और हरेंद्र पुजारी, इन लोगों को 3-3 साल की सजा मिलती है। और दोस्तों, इस लड़की की पहचान छुपी रहे इस वजह से मीडिया वालों को चकमा देने के लिए बुर्का पहनकर एक दूसरी महिला को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। और जब वो लड़की आती है तो किसी को कुछ पता भी नहीं चल पाता है। और इस तरीके से उस लड़की का बिना कहीं नाम आए उसकी साथ किए गए दुष्कर्मों की सजा उन दोषियों को मिलती है। तो दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी में इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।